नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सदिश का त्रिविमीय वियोजन। हम एक सदिश लेंगे और त्रिविमीय निर्देश तंत्र में समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक सदिश का द्विविमीय वियोजन किया था। लास्ट वीडियो में हमने सदिशों का दो समकोणिक घटकों में वियोजन देखा था। सिमिलर तरीके का आज का वीडियो होने वाला है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं यहां पर लूंगा एक सदिश और उस सदिश को त्रिविमीय निर्देश तंत्र में रखने वाला हूं। चलिए ध्यान देंगे। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं यहां पर एक बार डायग्राम को आप अच्छे से देख लें। डायग्राम को समझना है। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये इसकी है अक्ष अक्ष। ये क्या है? अक्ष अक्ष है। और यह है इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वाई अक्ष। और ये हमारे पास में है जेड अक्ष। तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है और इन तीनों के अनुदिश ही हम एक सदिश के घटक यहां पर देखेंगे तो उनको हम समकोणिक घटक कहेंगे। उन्हीं को क्या कहा जाएगा? समकोणिक घटक कहा जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं उस सदिश को। तो ये हमारे पास में सदिश है इस तरीके से। इस सदिश को मैं ए वेक्टर से पुट कर रहा हूं। किससे पुट कर रहा हूं? ए वेक्टर से पुट कर रहा हूं। ये जो सदिश है ये अक्ष एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बनाए हुए हैं। अक्ष एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रखा है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ में सदिश ने एंगल बना रखा है गामा। और जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रखा है, हमने ये वाला जो एंगल है अल्फा, इसको हम कहेंगे बीटा। इस एंगल को, वाई एक्सिस के साथ वाले एंगल को बीटा और जेड एक्सिस के साथ वाले एंगल को गामा कहेंगे। तो देखिए, जो जितना मैंने आपको बताया है उतना मैं एक बार पुनः समझा देता हूं। ज्यादा लैंग्वेज में यहां पर पुट नहीं करवा रहा। कि हमारे पास में क्या है? एक सदिश है और उस सदिश का नाम दिया है मैंने ए वेक्टर। ए वेक्टर का अक्ष अक्ष के साथ तो कोण है, अक्ष अक्ष के साथ कोण, साथ जो कोण है वो है अल्फा कोण है। कितना कोण बना रखा है? अल्फा कोण बना रखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे वाई अक्ष के साथ में जो एंगल है वो है बीटा और जेड अक्ष के साथ में जो एंगल है वो है गामा। तो ए वेक्टर है वो अक्ष एक्सिस के रेस्पेक्ट अल्फा एंगल बना रखा है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट बीटा और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट गामा कोण बना रखा है। और तीनों ही जो अक्ष है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती, ये हम जानते भी हैं। अब यहां पर हम क्या देखेंगे? ये जो ए वेक्टर है इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। अक्ष एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्सिस के अनुदिश और जेड एक्सिस के अनुदिश। अब यहां से इसका जो सिर है, इस सदिश का जो सिर है, वहां से हम वाई एक्सिस सॉरी अक्ष एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे। एक्चुअल में ये क्या है? जेड एक्सिस तो है ऐसे, थोड़ा समझने का प्रयास करना। और ये जो आपको बोर्ड के तल में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये बोर्ड के तल से ऐसे बाहर की ओर है। थोड़ा मुश्किल काम है, इसको सपोज करके ही समझा जा सकता है। अन्यथा ये जो बोर्ड है वो 2D है, आप जिसमें देख रहे हैं वो भी एक 2D ही है।
तो इसमें देख लीजिए कि यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो वो लंब यहां पर आकर मिलेगा, और इस डायरेक्शन में जो घटक है ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक का जो घटक है वो है ए अक्स वेक्टर, ए अक्स वेक्टर। वाई एक्सिस दिशा में जो घटक है वो हमारे पास में है ए वाई वेक्टर, और जेड एक्सिस दिशा में जो घटक है वो हमारे पास में है ए जेड वेक्टर। तो ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर, इससे ए वेक्टर के 3 घटक हैं। इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से समझें तो इसका मैं थोड़ा सा नामकरण कर देता हूं। नामकरण में देखिए ये तो बिंदु ओ है ही, इसको मैं नाम दे देता हूं एम एन, इसको दे देता हूं पी, इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं एल। इस तरीके से मैंने इनको नाम दे दिए हैं। अब यहां पर देखेंगे, इसको समझने के लिए मैं ए वेक्टर को ए एक्स ए वाई और ए जेड की टर्म्स में लिखने वाला हूं। आएगा कैसे वो आपको समझना होगा। तो यहां से आप ध्यान देंगे, मैं इसके अंदर त्रिभुज सदिश नियम लगाऊंगा। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ओ एन पी, कौन सा त्रिभुज लेकर चल रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आ गया है। तो फिर देखिए मैं यहां त्रिभुज आप देखें, त्रिभुज ओ एन पी, ओ एन पी में त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम क्या कहता है कि ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है ये तो y के समान ही है, y के इक्वल ही है। चलिए तो ओ एन, तो ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर है ये बराबर होगा ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, एन पी वेक्टर। इसको समझ ले, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल बन गया। तो इसकी ये वाली भुजा का जो मान है वो ओ एन प्लस एन पी दोनों के योग के बराबर होगा। अब इस ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 सदिशों के रूप में। ये अपने पास में एक और ट्रायंगल हो गया, कौन सा त्रिभुज है ओ एम एन में। ये जो ओ एन वेक्टर है, ओ एन वेक्टर है, ये ओ एम प्लस एम एन दोनों के योग के बराबर होगा। एम एन दोनों की योग के बराबर होगा। तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे। ओपी वेक्टर बराबर ओ एन का जो मान है वो हमारे पास में है ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, ये अपने पास में आ गया है। अब इन सदिशों के मान देखेंगे। ओपी वेक्टर, सबसे पहले तो ओपी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो ओपी वेक्टर वो यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक है जो कि हमने ए वेक्टर लिखा है। फिर हमारे यहां पर ओ एम वेक्टर चाहिए, ओ से एम तक, ओ से एम वेक्टर, ये अपने पास में है ए जेड वेक्टर, ए जेड वेक्टर। एक अपन को चाहिए एम एन वेक्टर, एम एन वेक्टर। तो एम हमारे पास में देख लेते हैं, एम ये रहा, एन ये रहा। एम एन वेक्टर है ये ओ एल वेक्टर के बराबर ही होगा, ओ एल वेक्टर के बराबर होगा जो कि ए एक्स वेक्टर के बराबर है। एक अपन को चाहिए एन पी वेक्टर। एन पी वेक्टर क्या है, एन देख लेते हैं, एन पी ये रहा। एन पी वेक्टर है वो यहां से एल एम एन ओ पी क्यू नाम दे देता हूं मैं इसको। एन पी है ये ओ क्यू के बराबर ही होगा, ओ क्यू के बराबर होगा जो कि ए वाई वेक्टर के बराबर है। ये मैंने सदिशों को निरूपित कर दिया है, क्या क्या होंगे देख लीजिए। तो ओपी वेक्टर, ओ से पी तक का जो सदिश है वो हमारे पास में है ए वेक्टर। ओ से पी तक का जो सदिश है वो ए वेक्टर है। ओ एम क्या है, ओ एम देख लीजिए, ए
ए जेड वेक्टर, mn हमारे पास में है ए अक्स वेक्टर, np ए वाई वेक्टर। तो अपने पास में एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है ए अक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ये अपने पास में ए वेक्टर का मान आ चुका है। ओके, अब इस ए वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और कौन सा तरीका हो सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। इन सबको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब अपन को इनकी आवश्यकता नहीं है। देखें तो देखिए अपने पास में ए एक्स वेक्टर अक्स दिशा के अंदर वेक्टर है जो कि ए एक्स आई केप के रूप में लिखा जा सकता है। आई केप बराबर, आई केप जो एकांक सदिश अक्स अक्ष दिशा में एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो ए एक्स वेक्टर अपॉन में ए एक्स, तो यहां से ए एक्स वेक्टर बराबर मैंने क्या लिख दिया, ए एक्स आई केप। इसी प्रकार से ए वाई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए वाई जे केप, और ए जेड वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए जेड के केप। ये अपने पास में आ चुके हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। अपने पास में क्या आ गया है, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप। ये अपने पास में एक का मान आ चुका है और इस वाली वैल्यू को भी आपको ध्यान पूर्वक याद रखना है। ओके, एक में यहां से इसका परिमाण आपको बता देता हूं कि परिमाण किसके बराबर होगा। परिमाण किसके बराबर होगा, चलिए मैं अगले पेज की ओर ले चलता हूं। अभी तक जो हमने रिजल्ट प्राप्त किए हैं, एक रिजल्ट प्राप्त किया है ए वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप लिख सकते हैं। ओके, ये हमने इनको पुट कर दिया है। अब इसका परिमाण लिखें, तो परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, तो परिमाण ज्ञात करने का तरीका है आई केप के गुणांक का वर्ग। तो आई केप का गुणांक है ए एक्स, उसका वर्ग कर दिया, फिर प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग तो ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट। ये हमारे पास में आ चुका है। तो ये अपन को मिल चुका है सदिश का मान, वैल्यू, परिमाण। ओके, वापस लिए चलता हूं मैं आपको उसी पेज पर। वहां से हम इन घटकों के मान आपको बताने वाले हैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड। ये अपने पास में है। जो वैल्यू हमने निकाली है वो मैंने आपको अगले पेज के ऊपर बता दी है। एक बार इन सबको मैं पुनः यहां से हटा देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, इस डायग्राम की आवश्यकता है, इसलिए मुझे यहां से इनको हटाना पड़ रहा है। अब देखें आप, मुझे वैल्यू चाहिए ए एक्स की, और ए एक्स ये एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये इस तरीके से यहां से ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिला दिया तो ये जो चित्र है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर एंगल का नाम जरूर लिख देता हूं। त्रिभुज का नाम है ओ पी एल से। ओपीएल से अपने पास में क्या आ जाएगा, ओ पी से यहां पर लंब डाला ना, तब बिंदु एल आया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कर्ण होगा और अल्फा के सामने वाली ये वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कोस अल्फा। क्या देखेंगे, कोस अल्फा बराबर होता है, सॉरी, आधार बट्टे में कर्ण। आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो यहां से कोस अल्फा बराबर आधार कितना है, ओ से एल तक जो कि ए एक्स है। ठीक है, और कर्ण ओ से पी तक जो कि ए है।
तो यहां से ax बराबर कितना आ गया, a cos अल्फा, a cos अल्फा आ गया। इसी तरीके से हम ay और az ज्ञात करेंगे। तो ay ज्ञात करने के लिए हम इस वाले ट्राइंगल की हेल्प लेंगे, OPQ। अब की बार त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज OPQ से cos बीटा बराबर वही आधार बट्टे में कर्ण। तो यहां पर बीटा वाले में यहां ये इसको ऐसे मिलाएंगे, इसके सामने वाले ये लंब होगा, ये 90 डिग्री पर इसके ऊपर मिलेगा, ये कर्ण हो गया। तो आधार तो हो जाएगा ay, आधार तो क्या हो जाएगा ay और कर्ण हो जाएगा a। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा सपोज करके समझा जा सकता है। तो अपने पास में आ गया है ay बराबर a cos बीटा, a cos बीटा। इसको मैं देता हूं समीकरण एक, आगे चलकर हम उसको पुट करेंगे ना, इसको मैं इसलिए मैंने दे दिया इनको। अब हम एक पुनः एक त्रिभुज लेकर चल रहा हूं मैं। अब OPM, OPM, OPM से cos गामा ज्ञात करेंगे, जो कि फिर से आधार बट्टे में कर्ण, और आधार यहां पर हो जाएगा AZ और कर्ण हो जाएगा A। तो यहां से AZ बराबर क्या मिल चुका है, A cos गामा, A cos गामा मिल चुका है। तो अपने पास में वैल्यू आ चुकी है AX, AY और AZ, तीनों का मान आ चुका है। ओके, तो घटकों में वियोजन जो हमने किया है, तीनों टर्म्स आ चुकी है, तीनों पद आ चुके हैं। क्या क्या आया है वो देख लीजिए। AX का मान आया है A cos अल्फा, AY की जो वैल्यू आई है वो आई है A cos बीटा, AZ का जो मान आया है वो आया है A cos गामा। अब देखिए इसमें इन तीनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो तीनों का वर्ग कर दीजिए, तो AX स्क्वेयर प्लस AY स्क्वेयर प्लस AZ स्क्वेयर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो A cos अल्फा का स्क्वेयर प्लस A cos बीटा का स्क्वेयर प्लस A cos गामा, cos गामा का स्क्वेयर। ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा है, नीचे वाली लाइन में पुट कर देता हूं। A cos गामा का स्क्वेयर। चलिए अपने पास में क्या आ गया है, AX स्क्वेयर प्लस AY स्क्वेयर प्लस AZ स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो A स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा प्लस A स्क्वेयर cos स्क्वेयर बीटा प्लस A स्क्वेयर cos स्क्वेयर गामा, यह आ चुका है। यहां से AX स्क्वेयर प्लस AY स्क्वेयर प्लस AZ स्क्वेयर, A स्क्वेयर यहां से हम कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर बीटा प्लस cos स्क्वेयर गामा, यह आ चुका अपने पास में। अब यहां पर आप ध्यान दें, इसका यदि हम वर्ग करें तो अपने पास में क्या आएगा, A स्क्वेयर, इसका वर्ग कर दिया, इधर से अंडूड हट जाएगा, तो AX स्क्वेयर प्लस AY स्क्वेयर प्लस AZ स्क्वेयर आएगा, ये हमारे पास में आ चुका है। तो AX स्क्वेयर प्लस AY स्क्वेयर प्लस AZ स्क्वेयर, इसकी जगह हम A स्क्वेयर पुट कर देंगे, तो A स्क्वेयर बराबर क्या आ चुका है, A स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर बीटा प्लस cos स्क्वेयर गामा। A स्क्वेयर से A स्क्वेयर कैंसिल हो गया है, cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर बीटा प्लस cos स्क्वेयर गामा बराबर आ चुका है 1, बराबर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। क्लियर।
तो हमारे पास में एक और रिलेशन आ चुका। देखो आपको ये ध्यान में रखना है, सारे काम क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और यहां से इन तीनों को आपको याद रखना है। और एक रिजल्ट और निकल चुका है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्या मिला है? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो देखो इनको हम कहते हैं दिक्कोजाएं। क्या कहते हैं? दिक्कोजाएं। तो दिक्कोजाएं है, और दिक्कोजाओं का जो वर्ग है उनका योग 1 के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के बराबर होता है। ये रिजल्ट्स कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट बैठा कर रखना है। अब देखिए हम एक त्रिकोणमितीय रिलेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम क्या पुट कर देंगे? कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो देखो 1 1 और 1 यहां 3 हो गया। इस 1 को बराबर के इस तरफ ले आए तो -1 हो गया। इस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो ये आ गया 2 के बराबर। तो एक और रिलेशन, काम का रिलेशन, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर आ चुका है 2। बराबर क्या आ चुका है विद्यार्थियों? 2 के इक्वल आ चुका है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर तो होता 1, जबकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर होता 2। तो घटकों में वियोजन हमने देख लिया, और जो महत्वपूर्ण रिलेशन है वो हमने यहां पर देख लिए। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एक सदिश का त्रिविमीय वियोजन, समकोणिक घटकों में वियोजन यहां पर देखा, समझा। आप लोगों को ये जो टॉपिक है, वीडियो है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।